अब ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो एग्जाम के अंदर कैसे आए हुए हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एकदम से कोई चेंज नहीं लेकर आने वाला। मैं स्लोली अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज करूंगा, मैं स्लोली स्लोली प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करूंगा। जैसे अगर बात की जाए अमूल, क्या आप लोगों ने सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट क्या आती है, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आप लोगों ने सुना है कि अमूल चॉकलेट खाता है इंडिया। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जिस पोजीशन में हो ना अभी उसमें खुश हो, आप उसी को रन करना चाह रहे हैं। आपका फोकस किस में है कि आपकी जो करंट पोजीशन है ना मार्केट में, आपको बस वो मेंटेन करनी है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई नए एरिया में जाना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई मार्केट में जाना है, उसमें भी अपने पांव फैलाने हैं, नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट को, जो कि बात करता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। क्योंकि अभी तक जब हम कर रहे थे फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हुए थे, और आज हम अपनी यूनिट नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस किए हैं। हर चैप्टर के अंदर अपनी अपनी फीचर्स था। जैसे यूनिट नंबर 5 के अंदर हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को पढ़ा, जो कि बेस कर रहा था आपके यूनिट नंबर 8 को कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को फ्रेमवर्क करने के लिए। फिर ठीक है, देन उसके बाद हमने यूनिट नंबर 7 किया बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, और इसी तरीके से आज हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी आज है ना, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। दैट मींस ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। क्यों करता है? ओवरऑल डायरेक्शन करने के लिए, कि भाई कंपनी के बिजनेस जब हम रन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, क्या उसे एक्सपेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बात की जाए तो ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट देता है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कॉर्पोरेट लेवल में क्या होता है, देखो बिजनेस के अंदर ना, जब भी आप कोई भी बिजनेस रन करते हो ना, तो आपकी एक लाइफ साइकिल होती है, राइट। वो लाइफ साइकिल कैसे होती है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि आप यहां पर हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। फिर आप क्या करते हो, ग्रोथ करना स्टार्ट करते हो मार्केट में, आप लोग आपकी पहचान होना स्टार्ट होती है। फिर क्या होती है, फिर आप मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, फिर आप डिक्लाइन वाली सिचुएशन में आ जाते हो। मींस कि हर कोई बिजनेस, हर कोई प्रोडक्ट इस साइकिल से जरूर गुजरता है। तो हर एक लेवल के हिसाब से हर फेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी चाहिए। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या कहती है, हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की एक प्लान बनाएंगे कि इस सिचुएशन में आए तो हम ये करेंगे, ग्रोथ में आए तो हम ये करेंगे, मैच्योरिटी में आए तो हम ये करेंगे, डिक्लाइन सिचुएशन में आए तो हम अपने आप को या तो बिल्कुल खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, या फिर हम नई तरीके से नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नई मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इस पूरे चैप्टर में ये सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया है, हर टॉपिक के बाद जो आपका रिलेवेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चंस कैसे किस तरीके से बन रहे हैं एग्जाम में, वो भी डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चंस केवल पता चल जाना उससे काम नहीं चलेगा, हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्टेशंस भी आनी चाहिए, किस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। जब भी कोई आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन तो हर में लिखना है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन करने से पहले आप लोगों को कुछ एक बेसिक, जो प्रीवियस जो अभी तक हम लेक्चर्स करते आ रहे हैं ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे क्या कुछ बनती है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी टर्म ऐसी है जो आपको रिकॉल हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी, और ये चैप्टर करने में आसानी हो जाएगी। ओके, समझ पा रहे हैं? तो चलो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, फिर दोनों को कंबाइन करना। मैनेजमेंट होता है हर चीज को मैनेज करना। आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो, कि हर चीज आपके गोल की तरफ होनी चाहिए, राइट। समझ पा रहे हैं? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि ये बताता है कि कब किस पॉलिसी को अप्लाई करना है, किस मेथड को यूज करना है, क्या प्रोडक्शन मेथड रहने वाला चाहिए, क्या किस तरीके की मार्केटिंग करने वाले हैं, क्या प्राइसिंग पॉलिसी रहने वाली है। कहने का मतलब एक प्रॉपर प्लान जो कि हमारे गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करेगी, राइट। यही सारी चीजें लिखी होती है। हमारे पास केवल दो चीजें होती है, एक तो हमारे पास हमारा गोल होता है, और एक हमारे पास हमारे रिसोर्सेज होते हैं। उन गोल को, इस गोल को अचीव करने के लिए ना, हम किन किन तरीकों से अपने पास जितने भी रिसोर्सेज, जैसे मैन पावर है, मशीन है, टूल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मैनेजरियल स्किल है, उनका किस तरीके से यूज करें, किन किन स्टेप को कब लिया जाए कि वो हेल्प करे हमारे गोल को अचीव करने। It ensures that the organization use its resources in the best possible way to achieve its desirable result.
समझ में आया कि सबका रिजल्ट, देखो गोल सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का गोल वैसा हो सकता है कि भाई प्रॉफिट कमाना हो, किसी का गोल हो सकता है कंपनी का कि भाई उसे मार्केट शेयर एक्सपैंड करना हो, या ऐसा हो सकता है कि उसे सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, कुछ भी गोल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अपने अपने गोल के हिसाब से अपने अपने पास जितने भी साधन हैं उन साधनों का हमें बेस्ट यूज करना है। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो आप लोगों को रिवाइज हो गया। अब जो अभी तक चैप्टर किए हैं, जैसे हमने पढ़ा है स्ट्रैटेजी हर लेवल पे डिफरेंट होती है, राइट? क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट मार्केट एरिया, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट आप लोगों के अवेलेबल रिसोर्सेज, उन्हीं के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बनती है। हमारे पास जर्नली 3 तरीके के लेवल को डिस्कस किया गया। सबसे पहले हमने अब आप लोगों को बताया कॉर्पोरेट लेवल की होती है। एक आपके पास होती है जिसे हम बिजनेस लेवल भी कह सकते हैं, या फिर मैं कहूंगी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी होती है। अब मैं क्या बात कर रही हूं, लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजी। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल एंड क्या होती है आपकी फंक्शनल लेवल। ध्यान से समझना, नाम से ही क्लियर हो रहा है। फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि आप प्लान बना रहे हो, बट वो कितने साल के लिए। फंक्शनल है तो डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी होंगी, राइट? अपनी वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से बात की जा रही है। तो यहां पर ये शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है, हमारी जितनी भी डे टू डे एक्टिविटी नजर आ रहा है, डे टू डे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी हमें स्टेप लेने होते हैं, उनके लिए हम क्या बनाते हैं, फंक्शनल स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि आपको मार्केट में अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए, राइट, या तो आप किस चीज का यूज कर सकते हो, कॉस्ट लीडरशिप का यूज कर सकते थे, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते थे कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाना चाह रहे हो, या फिर किसी एक ही एरिया के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। क्या आप लोगों को याद आया पोर्टर का जेनेरिक मॉडल, दिस इज द बेस्ड ऑन द 3 मेन कॉन्सेप्ट, ये 3 यही है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ने ये सॉल्यूशन दिया। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कहती है कि भाई मुझे ठीक है, कंपटीशन है मार्केट में, मुझे अपने आप को सर्वाइव करना है, इट्स ओके, पर मैं क्या बात करता हूं, मैं बात करता हूं मेरे लॉन्ग टर्म के प्लान को अचीव करने के लिए, राइट? दिस इज द मेन की पॉइंट। और ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डायरेक्शन बताता है कि कब हमें क्या करना है, कब क्या नहीं करना, किस सिचुएशन में क्या स्टेप लेना है। ये आपकी ओवरऑल एक्सप्लेन करता है, ठीक है, पूरी कंपनी के अंदर क्या कब क्या स्टेप उठाने चाहिए, किस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो बिजनेस जरूरी थोड़ी ना एक ही हम ऑपरेट कर पा रहे होंगे, क्या पता हम मल्टीपल बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, और मल्टीपल बिजनेस के जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो जो पैसा है का किसके पास ज्यादा जाएगा, किसके पास कम जाएगा। जैसे सरकार करती है, सरकार जब बजट बनाती है तो यही तो देखती है कि किस सेक्टर में हमें ज्यादा पैसे लगाने चाहिए, हमें स्पोर्ट्स सेक्टर में लगाने चाहिए, या फिर हमें एजुकेशन में लगाने चाहिए, या फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने चाहिए। तो जितने भी रिसोर्सेज है ना उसको बांटना एज पर द इंपॉर्टेंस, एज पर द वैल्यू। गॉट इट? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अपनी जितनी भी डिफरेंट यूनिट्स है उनको संभालने की पूरा ओवरऑल प्लान दिया जाता है, और ये लंबे टाइम का होता है। समझ में आया? तो लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजी हमारी 3 तरीके की है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। स्ट्रेटेजी हमारी डिफरेंट एज पर द डिफरेंट सिचुएशन, एज पर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी बनती है। कॉर्पोरेट लेवल जो ओवरऑल, जो भी आगे भी हम पढ़ेंगे, ओवरऑल डायरेक्शन देती है ऑर्गेनाइजेशन को कि व्हाट द बिजनेस शुड बी ऑर्गेनाइजेशन बी इन, किस तरीके के बिजनेस में एक पर्टिकुलर संगठन को होना चाहिए। अपना बिजनेस सेलेक्ट करने में क्या उसे वो एक्सपैंड करना चाहिए, या उसी में चलना चाहिए, या फिर अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या था कि हाउ अ बिजनेस विल कम्पीट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। एक पूरी मार्केट है, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट जो फर्म्स है वो अपने आप को कैसे अपने आप को यूनिक दिखाए, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको क्या करना है, कंपीट करना है। ये यहां पर स्ट्रेटेजी थी, जो कि आप कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटेजी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रेटेजी क्या कहती है? फंक्शनल स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आप जितनी भी डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है ना, देखो इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से थे? सेल्स डिपार्टमेंट था, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट है, कैपिटल डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, सभी का अपना अपना रोल होता है। सबके लिए ना एक प्लान
मतलब फिक्स किया गया है कि आप क्या एक्टिविटी कर सकते हो, कितने कितने इतने फंड को हम इतने सालों यूज करना है, या ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो डे टू डे जितनी भी एक्टिविटी होती है ना अलग अलग डिपार्टमेंट की, उन सबका एक प्लान बनाया गया, एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है, ठीक है, रोड मैप, कि तुम कैसे क्या कुछ काम करने वाले। हाउ विल द ईच डिपार्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द गोल। हर एक डिपार्टमेंट का जो डिसीजन होने वाला है ना, जितने भी मैंने आपको डिपार्टमेंट बताए, सभी सभी डिपार्टमेंट का जो गोल होने वाला है, जो भी डिसीजन लेंगे, वो सारा का सारा डिसीजन कैसे होना चाहिए कि आप फाइनली गोल को अचीव कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया। तो सिंपल सिंपल भाषा में क्या कहते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है, ओवरऑल डायरेक्शन देना, पूरे की पूरी फर्म को ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए आप डिसीजन कर रहे हो, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ कैसे होगी, आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आपकी बिजनेस के अंदर आप लोगों को एक्सपैंड करना चाहिए या उसी में चलना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, प्रोडक्ट आपको नया लॉन्च करना चाहिए या फिर नई मार्केट सेलेक्ट करनी चाहिए। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में यही डिस्कस होता है। कॉम्पिटिटिव में आप कैसे मार्केट से, कैसे अपने कॉम्पिटिटर से, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है उससे आप अपने आप को सेपरेट दिखा सको, यूनिक दिखा सको। फंक्शनल में डिपार्टमेंटल एक्शंस होते हैं, उनके बारे में बात करें। जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को डिजाइन करते हैं ना, तो हमारे सामने ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जब भी कोई मैनेजर है या फिर कोई भी पर्सन है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बना रहा है, ठीक है, ओवरऑल ब्लूप्रिंट बना रहा है, तो उसके सामने ना ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस का अगर उनको जवाब मिल जाता है तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट है। क्या क्या वो क्वेश्चंस हैं कि व्हाट शुड बी द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन होना कैसा चाहिए, किस नेचर के प्रोडक्ट को आप, या फिर मैं कहूं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके की आकार लेने वाला है, शेप लेने वाला है। विच बिजनेस शुड बी कंपनी ऑपरेट इन, किस तरीके का बिजनेस हम करने जा रहे हैं, किस तरीके के कस्टमर को हम टारगेट करेंगे। व्हाट शुड बी द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी, हमारी एरिया कितना रहने वाला है जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। शुड द कंपनी एक्सपैंड और द रिड्यूसिंग इट्स ऑपरेशन, क्या कंपनी को अपने आप को फैलाना चाहिए, मींस की अपनी मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए या फिर अपने आप को कम करना चाहिए। हाउ शुड डिफरेंट बिजनेस यूनिट भी कोऑर्डिनेट, कैसे अलग 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 बिजनेस जो आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, वो कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, किस तरीके से। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, आप मेन बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, इसके साथ साथ आपने ना अदर बिजनेस भी ओपन किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी। हाउ कैन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट द मोर वैल्यूज, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगी। अगर आप लोगों के पास ये सबके आंसर्स हैं तो आप डेफिनेटली एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए। तो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी हैव द थ्री कंपोनेंट। मोस्ट ऑफ जितनी भी, जब भी हम कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो हम इन्हीं तीन चीजों को लेकर बेस मानकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहली बात कि हम ये देखते हैं कि भाई हमारी डायरेक्शनल क्या होनी चाहिए, हम किस वे में हम अपनी ग्रोथ करने वाले हैं। दैट मीन्स जब भी कोई भी सिचुएशन आ जाएगी ना कंपनी की, तो कंपनी को स्टेप तो देखो उठाना पड़ेगा। अगर ये नजर आ रहा है कि भाई मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली ग्रोथ करेगी। अगर ये नजर आ रहा है कि भाई आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और मार्केट में रिस्क भी ज्यादा है, पता नहीं क्या कुछ होगा, तो आप स्टेबल रहेंगे। अगर ये नजर आ रहा है कि भाई रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर नहीं आ रही है, पोटेंशियल फ्यूचर जो भी अपकमिंग जो ट्रेंड आने वाला है वो हमारे पास नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अपना बिजनेस क्लोज डाउन भी करना पड़ेगा। तो आपको अपनी डायरेक्शन के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ सकता है। पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा मल्टीपल बिजनेस है ना, देखो मल्टीपल, ये देखो जब आपके पास रिस्क ज्यादा होना स्टार्ट हो जाए एक बिजनेस के अंदर, तो कहा जाता है कि आप मल्टीपल एरिया के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि शेयर मार्केट में होता है कि आप किसी एक एक जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझा है आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट किया है, MC04 किया है, तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपने किया होगा, क्योंकि MC04 पहले एग्जाम होता है, MC023 बाद में होता है। तो उसमें मैंने समझाया था कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब आप अपने रिस्क को कम करने के लिए ना आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो सेम इस तरीके से पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी भी होती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को किस तरीके से इफेक्टिवली मैनेज करने वाले हैं, वो स्ट्रैटेजी इसके ऊपर फोकस की जा रही है। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के अंदर आप कैसे अपना टाइम देंगे, कैसे अपने जो फंड है उसको एलोकेट करने वाले, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले, किस मार्केट में करने वाले। गॉट इट। अब नेक्स्ट जाती है कॉर्पोरेट
पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी, पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं। पेरेंटिंग और सब्सिडरी दो टर्म है। पेरेंटिंग का मतलब होता है बच्चे, मान लीजिए ये ABC लिमिटेड है और ये स्ट्रॉन्ग भी है हर पॉइंट से, ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट में, मार्केट जो शेयर है इसका बहुत ज्यादा है। ये ऑपरेट कर रहा है फॉर एग्जांपल गारमेंट्स के अंदर ही, ठीक है। और एक और कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, मार्केट शेयर थोड़ा सा कम है। तो क्या करेगी ABC लिमिटेड, इसने क्या किया, इसके ऊपर कंट्रोल किया, ठीक है। किसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है, XYZ लिमिटेड के ऊपर। किसने किया है, ABC लिमिटेड ने। तो जो कंट्रोल करता है उसे हम पेरेंट कंपनी कहती है, और जिसके ऊपर कंट्रोल हो रहा होता है उसे हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। गॉट इट। सो यहाँ पे यही बात की जाइए कि पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होगी, मतलब कि जो मेन हेडिंग पॉइंट है ना, मतलब जो जो कंट्रोल कर रहा है वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा अपनी बाकी बिजनेस यूनिट को सपोर्ट करने के लिए। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी फोकस ऑन हाउ द पेरेंट कंपनी सपोर्ट इट्स अ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट कौन है, सब्सिडरीज कंपनी है जिसके ऊपर वो कंट्रोल कर रहा है। गॉट इट, समझ में आया, समझ में आया। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कॉर्पोरेट लेवल की जब हम स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं ना, तो आपको जरूरी है कि इनके बारे में पता होना चाहिए कि कितने लेवल पे अपनी स्ट्रैटेजी बनती है। ये 3 ही लेवल थे, ठीक है। और किन किन क्वेश्चंस, यहां से क्वेश्चन बन रहा हुआ है, 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। अच्छा, मेजर कंपोनेंट क्या है ये आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेचर एंड द स्कोप ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त ना हमारा कोई ना कोई बेस होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो उसके रीजंस आपके दो हैं, या तो आपके पास इकोनॉमिक रीजन होगा, मतलब आपके पास चीजें अबेंडेंट में हैं, उनका फायदा उठाना है और अपना बिजनेस करना है। एक होगा हमारे पास नॉन इकोनॉमिक रीजन, मतलब आप लोगों के पास चीजें सोर्सेज है नहीं, तो आपको अरेंज करनी है फिर अपना बिजनेस करना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके बिजनेस क्या है, डेफिनेटली आज कुछ है तो कल कुछ होगा, परसों कुछ है तो अगले दिन कुछ और होगा। तो आपको मैंने जो पहली स्टेज बताई थी ना कि हमारे बिजनेस के अंदर ये 4 स्टेज से हमारा हर कोई चीज गुजरता है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो फैशन है, कोई डिजाइन है, कोई पैटर्न है, कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी, वो इस चीज से गुजरता ही गुजरता है। तो हर स्टेज के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी हमारे लिए, ठीक है। तो these strategy these changing stage company can't be follow the fixed strategy। कंपनी इस, अगर मैं कहूँ कि भाई मैं तो केवल फिक्स ही स्ट्रैटेजी को यूज करूंगी, आज बना दी पूरे साल ऐसे यूज करूंगी, अगले साल भी यही करूंगी, तीसरे साल भी यही करूंगी, ऐसे मैं लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। जरूरी है मुझे एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टांसिस, मुझे अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे सर्वाइव होना है तो। गॉट इट। सो यहाँ पे 2 ही रीजन है, एक तो हमारे पास इकोनॉमिक रीजन है कि जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को चूज करते हैं, एक हमारे पास नॉन इकोनॉमिक रीजन है जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को चूज करते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक ऑफ द स्कोप। इकोनॉमिक का मतलब है चीजें आपके लिए सस्ती पड़ रही है। मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोगों के पास एक मशीन है, ठीक है, हाई टेक्नोलॉजिकल है, AI टूल का उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्टेड है, आप उसका यूज कर रहे हो, ठीक है, ये मशीन का यूज करें। और जब आप इस मशीन को ऑपरेट करते हो ना, मतलब जब चलाते हो, तो इसकी चलाने की जो कॉस्ट आती है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो 10,000 आती है चलाने की कॉस्ट। अभी सामान बनाओ या ना बनाओ कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 10,000 की लागत तो आएगी आएगी। कहते अच्छा, फिर इसको अगर वो ऑपरेट हो रही है, अगर वो 1 घंटा मशीन चल रही है तो 5,000 रुपये लागत फिर दोबारा से आ रही है। 2 घंटा चलेगी तो डेफिनेटली वो 10,000 रुपये लागत करेगी, ठीक है। मतलब कि ऑपरेटिंग स्टार्टिंग की जो इनिशियल कॉस्ट आएगी, चाहे वो मशीन जब वो चल रही है ना उसकी कह रही है। तो कह रहे हैं कि चाहे आप प्रोडक्शन, मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया 100 यूनिट का, कहते ठीक है 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने में आप लोगों को लगे 1 घंटा, ठीक है, चलो ठीक है। तो मतलब कि 100 यूनिट के ऊपर आप लोगों की, अगर मैं इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहूं तो कितना आएगा पता है तुम्हें, कि 10,000 लागत ही है, 5 ही, तो टोटल हो गया 15,000। मतलब कि 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए पर यूनिट कॉस्ट। कहते ठीक है। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम 100 की बजाय ना मैंने 200 यूनिट बनाई। ऑब्वियस है 2 घंटे लगे तो 10,000 यूनिट हो गई है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 200 यूनिट के लिए मेरे पास कितना पर यूनिट आएगा, कि भाई 20,000 खर्चा है और 200 यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए, मतलब कि 100 रुपये पर यूनिट।
तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेरे पास ये रिसोर्सेज थी, अगर मैं इससे भी और ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी ना तो मेरी 100 से भी कम आपकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी। तो अपने रिसोर्सेज का इतना ज्यादा बेटर यूटिलाइज करो कि जिससे कि आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट को ओवरऑल कम कर सकते हो। तो देखो क्या लिखा हुआ, इकोनॉमिक ऑफ द स्कोप रेफर टू एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू यूज द सेम रिसोर्सेज और द कैपेबिलिटी फॉर द मल्टीपल बिजनेस देयर बाय रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट। क्या मेरी ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही है? यस अगर मैं 50 यूनिट को प्रोड्यूस करूंगी तो डेफिनेटली ये 150 से ऊपर चली जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अपने, अगर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है तो सब में यूज करो, अगर एक बिजनेस है तो ज्यादा प्रोडक्शन करो जिससे कि कॉस्ट कम आएगी। अच्छा, मशीन के होने के कारण आप कह रहे हैं कि कॉस्ट ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा करो कि कॉस्ट कम। नेक्स्ट जाते हैं रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। अनसर्टेनिटी को कैसे कम कर सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि आपके पास जो पैसे हैं ना, आपने केवल एक ही जगह इन्वेस्ट लगाए की हुई थी और वो कंपनी क्या जा रही है, डे बाय डे उसकी रेटिंग कम होती जा रही है, तो आपका सारा का सारा पैसा क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, जो लगाए थे वो भी कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कि आप एक जगह पैसे इन्वेस्ट ना करके आप डिफरेंट मल्टीपल एरियाज के अंदर इन्वेस्ट करो, कि अगर एक लॉस में गई कम से कम ये 3 तो बचे हुए हैं, इनके पैसे तो बचे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप प्रॉपर प्लानिंग करके अपनी अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो। मैनेजमेंट स्किल क्रिएटिंग द कॉर्पोरेट एडवांटेज। आपके पास स्किल है, कैसी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट मीन्स कि आपके डिपार्टमेंट में जितने भी मैन पावर उनको तो मैनेज करना और साथ ही साथ उनके रिसोर्सेज को भी मैनेज करना, क्योंकि मैन पावर रिसोर्सेज में ही आती है, चाहे वो मैन है या मनी है, मटेरियल है या मशीन है, किसी भी तरीके का रिसोर्सेज है उसको संभालने का आपके पास एक प्रॉपर स्किल है। आपको पता है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से हैंडल होगा, किस तरीके से वो क्या रहने वाला है, मोटिवेट रहने वाला है। तो आप उसके, आपके अंदर ये स्किल है, स्पेसिफिक है, तो उसको यूज करो ना, उसको यूज करके आप अपने अंदर कंपिटिटिव एडवांटेज उठा सकते हो ना, जिसके आपके पास एक यूनिक फीचर्स है। अब जैसे अगर बात की जाए, जैसे मोस्ट ऑफ काफी सारी डिपार्टमेंट होते, काफी सारे स्कूल्स होते हैं, ठीक है। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ना स्कूल के अंदर, वो बहुत जबरदस्त था, क्योंकि वहां के जो प्रिंसिपल्स थे ना, उनको पता था कि हाँ किस तरीके से मेरे को अपने टीचर से वर्क लेना है, ठीक है। वो हमें बिल्कुल हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे जो हमें चाहिए होती थी, ठीक है। और जब भी जैसे कोई छुट्टी लेनी होती थी तो ऐसे कोई एक्सक्यूज नहीं डालते थे कि नहीं आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी। वो छुट्टी भी बहुत अच्छे तरीके से देते थे और काम भी बहुत अच्छे तरीके से करवाते थे। तो अगर इन केस अगर ऑप्शन हुआ ना कि फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, मुझे अगर किसी स्कूल में जाना पड़े तो मैं उसी स्कूल को प्रेफर करूंगी, अगर वो प्रिंसिपल हैं तो। अभी समझ में आया? तो कहने का मतलब उनके पास वो स्किल थे जिसके कारण आप अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। गॉट इट? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पोटेंशियल का मतलब क्या है कि फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट को बुक कैसे किया जाएगा, कि आपको ये अगर वैसे बात, आपको कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए कि हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ इसके ऊपर काम करेंगे ना डेफिनेटली फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, क्या पहले उसका इतना ट्रेंड था? नहीं। जब वो लॉन्च हुई, उसके बेनिफिट सबको समझ में आए, तो अब वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है और अब डेफिनेटली लोग उस चीज को बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के जो प्राइस है वो आसमान छूते जा रहे हैं। तो आपने क्या फाइंड आउट किया है, फ्यूचर की प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया और उसका सॉल्यूशन आपने पहले ही निकाल के रख दिया, तो डेफिनेटली आप मार्केट में ग्रोथ करेंगे। और आपके पास आपने स्ट्रेटेजी बनाई तो चलेगा ना, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक रीजंस क्या है फॉर द चूजिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी? डोमिनेंट व्यू ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जो आपका मैनेजर है ना, मींस की जो कंपनी के अंदर जो मेन डिसीजन ले रहा है, टॉप एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स है, उनका जो बिलीव है, उनका जो विजन है, अपनी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो उसके बेसिस पे क्या करता है, डिसीजन ले रहा है। और कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा जिस तरीके का जो मेन लीडर होता है ना, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? एम्प्लॉय इंसेंटिव टू द डाइवर्सिफाई, दैट मीन्स एक्सपेंड द बिजनेस एक्टिविटी फॉर द पर्सनल बेनिफिट। तो कई बार क्या होता है कि हम स्टेप उठाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कोई ऐसा बिजनेस को बेनिफिट देने के लिए नहीं, मतलब कि हमारे बिजनेस को बेनिफिट मिले, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिले, शेयर होल्डर को बेनिफिट मिले, सोसाइटी को बेनिफिट, कहते नहीं, मेरे को फायदा होना चाहिए। एम्प्लॉय इंसेंटिव्स टू बी द डाइवर्सिफाई, दैट मीन्स जो मेन मैनेजर है ना, वो प्रेफर करेगा डाइवर्सिफिकेशन करने में, बिकॉज कि उसको पता है
कि increasing there is a compensation, job security, power within the organization. It may not always align with the shareholder interest. जरूरी नहीं कि जब भी कोई स्टेप उठाया जाए, वो जो स्टेप उठाने वाला जो मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है वो हमेशा अपने शेयर होल्डर को, अपने एम्प्लॉय को कंसीडर करके ही स्टेप उठा रहा है। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी कर सकता है, पर्सनल बेनिफिट के लिए भी कर सकता है। एथिकल कंसिडरेशन के बारे में बात की जाए, एथिकल का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेप उठा रहे हो वो एज पर द रूल, एज पर द प्रिंसिपल, एज पर द पॉलिसी होना चाहिए, चाहे आपको उसमें कम फायदा हो रहा हो, आप मोरल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, राइट। जैसे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट हो रही है, कैंडिडेट आपके सामने दो है, एक है आपके नोन का, एक है विदाउट नोन का, बट उसमें ज्यादा स्किल है, उसके अंदर एक्सपीरियंस है, पर जो आपके नोन का पर्सन है उसके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन एंड स्किल नहीं है, तो जो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई केवल कंपिटेंट पर्सन को ही आप सेलेक्ट करें, तो ये एथिकल के अंदर आता है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस रन कर रहा है ना सोसाइटी के अंदर, ठीक है, आपका जो बिजनेस रन कर रहा है सोसाइटी के अंदर, तो वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उससे सोसाइटी को किसी भी तरीके का, पहली बात तो हार्म नहीं होना चाहिए, दूसरा जो कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो। अरे किस एक्टिविटी में करेंगे, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप एजुकेशन सेक्टर में अपना पैसा डोनेट कर सकते हो, ऐसा हो सकता है कि आप हेल्थ केयर सेक्टर में कर सकते हो, या हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो, या फिर इन्वायरमेंट के लिए आप डोनेट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करके रख रहे हो, या फिर आपकी इंडस्ट्री से किसी भी तरीके का ऐसा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है, और वाटर पोल्यूशन, ऐसा किसी भी तरीके का पोल्यूशन क्रिएट नहीं होना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट इफेक्ट हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो नाम से क्लियर हो रहा है कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ध्यान रखे। ओके, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कॉर्पोरेट जब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना, हम केवल ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाते, हम अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी बनाते हैं। हमारी इकोनॉमिक का जो गोल जो है उसको टाइमली अचीव कर सके, हम एथिक्स के साथ वर्क करें, हम सोसाइटी को साथ लेकर काम करें, हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज है उसका बेहतर यूज कर सके। गॉट इट। तो कंक्लूजन एट द एंड में लिखना। अच्छा जी, टाइप ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कितने तरीके की होती है, क्या मैं इनको अभी समझाऊं या फिर वन बाय वन जब आगे आ रही हूं उनको समझेंगे। जैसे स्टेबिलिटी या फिर मैं कहूं कि कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी होती है, नेक्स्ट जाती है एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ स्ट्रेटेजी से कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, डिसइन्वेस्टमेंट या फिर रिट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी होती है। इन्हीं को ना आगे डिटेल में डिस्कस किया, तो हम आई थिंक मैं इनको बाद में ओवरव्यू करवा दूंगी कि हमने क्या लिखा हुआ था इसमें अंदर टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी के अंदर। वन बाय वन पहले इन्हीं को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पूरे चैप्टर में यही चीजें इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर ये डिटेल में आगे अलग से डिफाइन की गई है। रिट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन एंड स्टेबिलिटी, यहां से इनके मॉडल आते बेटा। तो करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है, नाम से क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जिस पोजीशन में हो ना अभी उसमें खुश हो, आप उसी को रन करना चाह रहे, आपका फोकस किस में है कि आपकी जो करंट पोजीशन है ना मार्केट में, आपको बस वो मेंटेन करनी है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई नए एरिया में जाना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई मार्केट में जाना है, उसमें भी अपने पांव फैलाने हैं, नहीं। आप अपने आप में इंप्रूव करना चाहते हो, आपके पास जो रिसोर्सेज है ना आप उसको बेहतर तरीके से यूज करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ है ना, इंटरनल स्ट्रेंथिंग का यूज करके आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो। समझ पाए या नहीं पाए। तो कहने का मतलब है कि आप अपने आप को अपने कंपटीटर से बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका नाम एक और भी है डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। मींस कि आप अपने आप का डिफेंस कर रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हो, सामने वाला कोई पॉलिसी यूज कर रहा है, ठीक है, आप उस पॉलिसी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई क्वालिटी को बहुत अच्छा मेंटेन मतलब प्रोवाइड करके कर रहा है अपने कस्टमर को, तो आप भी क्या कर रहे हो कि अपने रिसोर्सेज का यूज करके क्वालिटी को इंप्रूव करें। तो इस स्ट्रैटेजी को हम डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के नाम से भी जानते हैं, जहां पे कंपनी क्या करती है, रिस्क को अवॉइड करती है और अपने आप की करंट पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो देखो क्या लिखा हुआ, जल्दी जल्दी पढ़ो। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी रेफर टू द स्ट्रैटेजी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू करता है, अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यू करता है एंड मार्केट को विदाउट मेकिंग मेजर चेंजेस, कोई ज्यादा बड़ा बड़ा चेंज नहीं करता जिससे कि सामने वाला इफेक्ट हो, छोटा छोटा चेंज करता है जो कि
उसके लिए जरूरी है, ठीक है। while aiming for the gradually or the incremental growth, आप धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से आप फोकस कर रहे हो। अंडर दिस स्ट्रेटेजी द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन मेंटेनिंग द करंट पोजीशन, मार्केट में जो पोजीशन है उसको होल्ड करने के बारे में बात की जा रही है। नॉट ट्राई टू एक्सपेंड इन द न्यू एरिया टू इंट्रोड्यूस द मेजर चेंजेस, इंस्टेड इट कंसंट्रेट ऑन, किसके ऊपर कंसंट्रेट करता है, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, स्ट्रेंथनिंग द इंटरनल अपॉर्चुनिटी, राइट। इट इज ये जो सुटेबिलिटी जो स्टेबिलिटी जो स्ट्रैटेजी है किसके लिए सुटेबल रहने वाली है, समझ में आई। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी किसके लिए, किस सिचुएशन में सुटेबल होने वाली है, वो बात करती जा रही है। वेयर द बिजनेस इन्वायरमेंट इज स्टेबल, जब आपको ये लग रहा है कि इन्वायरमेंट हमारा स्टेबल है, पहली बात तो ये, ठीक है। फ्यूचर क्या है हमारा, अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता कि आगे आने वाले में क्या होने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हो जो कि बिल्कुल टॉप है, उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ये वाली मैच्योरिटी वाली स्टेज पे आ चुके हो, तो when the company has a recently growth rapidly and now wants to the consolidate its gain before moving forward, समझ में आया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, समझ में आया। अच्छा ये बात भी तो पता होनी चाहिए ना, इसको यूज कौन करता है, इसको जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, और जिन्होंने एक किसी की निश को पकड़ा हो, किसी की मेन प्रॉब्लम को पकड़ा हो। जैसे मैंने सेंसोडाइन का एग्जांपल दिया था, इतनी सारी टूथपेस्ट है पर सेंसोडाइन का मेन मोटिव क्या है, जिनके भी दांतों में दर्द होता हो, झंझनाहट होती हो, ठंडा गर्म लगता हो, तो वो कस्टमर उसको यूज करेंगे। यस तो जितने भी स्मॉल प्लेयर हैं, जितने भी निश प्लेयर्स हैं, वो इस चीज को यूज करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज नहीं करते। गॉट इट, समझ में आया। अच्छा कंडीशंस फेवरिंग द स्टेबिलिटी आपकी स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी कंडीशंस है जब आप इसको यूज कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चूज करते हैं जहां पर इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन एंड इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग, इंडस्ट्री उससे ज्यादा और ग्रो नहीं करेगी। ओके आप अपने आप को रिस्क, जो रिस्क होता है उससे बचाना चाहते हो, और जो आपका जो मेन लीडर होता है ना, उसमें भी कुछ खासियत होती है, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, ठीक है, वो रिस्क से बचना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन में आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। इट इज आल्सो प्रेफर्ड व्हेन द बिजनेस इज अ रिसेंटली एक्सपीरियंस द रैपिड ग्रोथ, ये वही बातें रिपीट हो रही है, बट टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैनेजरियल पर्सपेक्टिव ऑन द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, जो मैनेजर है ना उसका क्या विचारधारा है, उसकी क्या मतलब सोच है, क्या वो मानता है कि हाँ हमें इस चीज को अडेप्ट करना चाहिए, कहते हैं हाँ, क्योंकि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन भी तो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस के अकॉर्डिंग। अगर मैनेजर ये सोच रहा है कि ठीक है हम धीरे धीरे करके प्रॉफिट कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिस्क ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, ऐसे मैनेजर को बोला जाता है कंजर्वेटिव मैनेजर। इस अप्रोच के अंदर रिस्क अवेजर माइंड सेट होता है, वो कहता है कि ना रिस्क नहीं लेते भाई, कौन कौन अफोर्ड करेगा इस चीज को, अब इतना प्रॉफिट नहीं है कि मैं इनके ऊपर बांट दूं, या फिर कोई और चीजें वो सोच रहा होगा, उसमें ना लगाना चाह रहा होगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है, धीरे 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 करके हम ग्रो करें, या फिर हम पहले ही इतनी ग्रोथ पे है तो इससे ज्यादा क्या होगा, सैचुरेटरी लेवल पे पहुंचे हुए हम। समझ पा रहे हैं, यस एवरीवन। अच्छा तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी अप्रोच है, स्टेबिलिटी जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर 4 पॉइंट आते हैं, 4 अप्रोच आती है इसी के अंदर, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर 4 अप्रोच आती है। पहली ये कहती है कि होल्डिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, दूसरी स्टेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, तीसरी हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी, एंड फोर्थ क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन स्ट्रैटेजी। बहुत मजेदार है, सुनो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि पूरी पूरी बात क्वेश्चन पूछता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है आपसे, मैं आपको शो भी करती हूँ। ये देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, डिस्कस द एडवांटेज फॉर द ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपेंशंस, व्हाई डू सम ऑर्गेनाइजेशन चूज नॉट टू एक्सपेंड द इंटरनेशनली, क्यों कुछ ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आया है जो कि आई थिंक मैंने वो ऐड नहीं किया, इसके ये रहा, इसके अंदर आई थिंक यहाँ पे अप्रोच भी आना चाहिए, अप्रोच से भी क्वेश्चन आया। तो वाई क्यों नहीं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। देखो क्या कैसे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं होल्डिंग स्ट्रैटेजी। होल्डिंग क्या कहना चाह रहा है कि आपका बिजनेस रन हो रहा है, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हो रहा है,
आप क्या सोच रहे हो, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रही है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाह रही है, अपने करंट लेवल जो भी वो ऑपरेट कर रही है उसको वो एज इट इज होल्ड करना चाह रही है। वो देख रही है कि भाई मैं एक टाइम का वेट कर रहा हूं, जब वो टाइम मेरे फेवरेबल में होगा ना तब मैं एक्शन लूंगा। कहते हैं, अच्छा मतलब कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। यस, जिस दिन मेरे मेरे हिस्से में मेरे मेरे फेवर में टाइम होगा ना, मेरे फेवर में मेरे रिसोर्सेज होंगे, मेरे फेवर में मेरी अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं उस दिन स्टेप लूंगा। होल्डिंग स्ट्रेटेजी यही कह रही है। होल्डिंग स्ट्रेटेजी रेफर टू अ सिचुएशन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इट्स करंट लेवल ऑफ द ऑपरेशन टेम्परेली विदाउट द परसुइंग द ग्रोथ। आगे नहीं बढ़ती, ग्रोथ के लिए नहीं कहती। दिस अप्रोच इज अडॉप्टेड व्हेन द कंपनी नीड द टाइम, उसको टाइम चाहिए स्टेबलाइजर आफ्टर द रैपिड ग्रोथ और ड्यूरिंग द अनसर्टेन इन्वायरमेंट कंडीशन होने के कारण उसे कह रहा है कि भाई मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, मैं वेट करूंगा, मैं देखूंगा और उस कंडीशन को ऑब्जर्व करूंगा जो चीज मेरे फेवरेबल होगी। कहते हैं ओके इट इज, ये तब कब यूजफुल है, ये कब यूजफुल है, व्हेन द रिसोर्सेज आर द लिमिटेड एंड फ्यूचर आर द अनक्लियर। आपको भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने पास साधन भी कम। कहते अच्छा, स्टेबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, इसी के अंदर बात की जा रही है। स्टेबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या कह रही है कि आप कुछ इतना मेजर चेंज नहीं करते, छोटा छोटा चेंज करते हो, और ये कह रहे हो कि धीरे 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 चेंजेस लेकर आऊंगा, एकदम से कोई चेंज नहीं लेकर आने वाला। मैं स्लोली अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज कर लूंगा, मैं स्लोली स्लोली प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करूंगा। जैसे अगर बात की जाए अमूल, क्या आप लोगों ने सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट क्या आती है, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आप लोगों ने सुना है कि अमूल चॉकलेट खाता है इंडिया? क्योंकि उसने चीजों को अपने प्रोडक्ट के अंदर ना धीरे धीरे, अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है ना वो धीरे धीरे करके ऐड ऑन की थी। सबसे पहले वो दूध के अंदर, मिल्क के अंदर ज्यादा अपना फेमस हुआ था, देन उसके बाद उसकी चॉकलेट भी आई, पाउडर भी आई, और जितने सारे कंपोनेंट होते हैं ना, टॉफीज है, ठीक है, बिस्किट है, सब कुछ आने स्टार्ट हो चुका है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ग्रो द स्लोली स्टेडली विदाउट द मेजर चेंज, आप एकदम से मेजर चेंज नहीं करते, आप स्लोली अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज करते, नए प्रोडक्ट को केयरफुली लॉन्च करते, पहले बहुत ज्यादा स्टडी करते। ओके, समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट करना मीन्स कि पहले अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना उससे प्रॉफिट कमाओ, ना कि उसके अंदर इन्वेस्ट करो। किस पर्पज से? ग्रोथ के पर्पज से। आप अपना फंड पहले जनरेट करो कि आप उस फंड को फ्यूचर की आने वाली अपॉर्चुनिटी को यूज कर, आने वाली अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो और किसी अदर एरिया में आप पैसा लगा सकते हो। क्योंकि हार्वेस्ट की स्ट्रेटेजी ना तब आती है बेटे जब आप थोड़ा सा डिक्लाइन की सिचुएशन में आ जाते हो। हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी रेफर टू स्ट्रेटेजी वेयर द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन जनरेटिंग द मैक्सिमम कैश एंड प्रॉफिट फ्रॉम द इट एग्जिस्टिंग बिजनेस। अपना जो बिजनेस चल रहा है ना पहले उससे अपना बिजनेस को प्रॉफिट जितना भी हो सके निकाल लो, पैसा निकाल लो, ठीक है, सामान बेचो, पैसा निकालो। ये अप्रोच उन कंपनी के लिए एडवांटेज है जिनकी मार्केट क्या है, स्ट्रोंग है। मार्केट जो पावर होती है, मार्केट एरिया है, मार्केट शेयर है, ज्यादा स्ट्रोंग होता है कि वो ज्यादा प्राइस पे भी क्या कर सकते हैं, अपने माल को निकाल सकते हैं और पैसा इकट्ठा करेंगे और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड गेम स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड गेम स्ट्रेटेजी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू विद इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एंड मेनली टू अर्न द प्रॉफिट इवन इफ इट इज बिकमिंग द आउटडेटेड। जैसे कोई जो प्रोडक्ट होता है ना एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है, ठीक है, और फिर वो मार्केट से आउट हो जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं डीवीडी एंड सीडी की, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं चलता। कैसेट आती थी, तुम्हें पता है, कुछ ऐसे टाइप में होती थी, बॉक्स था और बीच में ऐसे ऐसे उंगलियां डल सकती थी और उसके सामने रील डलती थी, ठीक है, आज भी है बट बहुत ज्यादा वो क्या है, लॉयल कस्टमर ही उस चीज को बाय करते हैं। जब वो चीजें बंद होनी स्टार्ट हुई थी ना तो जितने भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लॉयल कस्टमर उन्होंने उस चीज को बाय किया था, राइट। तो ये कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मार्केट से आउट होता जा रहा है, आपका गेम एंड होता जा रहा है। तो कह रहे हैं कि उस टाइम पे जितना सामान पड़ा है ना उसको बेच दो। दिस स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड व्हेन द प्रोडक्ट और द टेक्नोलॉजी इज नियर बाय एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल के बिल्कुल एंड वाली सिचुएशन में पहुंच गए, ये वाली सिचुएशन है डिक्लाइन। करे कि सामान को बेचो पर वो लॉयल कस्टमर ही खरीदेंगे।
तो ओवरऑल अगर इन दो सभी चारों की चारों जो स्ट्रैटेजी का कंक्लूड करूं तो होल्डिंग स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि टेम्परेरी कुछ नहीं करेगा, अभी फिलहाल वो खुद क्या कर रहा है, एक टाइम का वेट कर रहा है, देखेगा कि हाँ मेरे लिए मेरे फेवर में टाइम आएगा नहीं आएगा। स्टेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या कह रही है कि मैं धीरे 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 करके मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरी मार्केट के अंदर अपने आप को फैलाव करूंगा, मेरा एक्सपेंड करूंगा। हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी क्या कर रही है कि जितना हो सके ना अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, अपने सामान को सेल करके, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला उसके अंदर। मार्केट शेयर इवन यहाँ पे क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाले। एग्जाम्पल नजर आ रहे होंगे, टाटा मोटर्स ने होल्डिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया था, अमूल का जो स्टेबल वाली मैंने आपको बताया वो धीरे धीरे करके आ रहा था, ठीक है, हिंदुस्तान लीवर का है, और नोकिया का फोन आज के टाइम में बहुत कम मिलता होगा, कीपैड का मिल जाएगा, और अगर टच का है तो वो भी मतलब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है ना, तो उसकी बिल्कुल खत्म होगा। अब तो बहुत ज्यादा तरीके के वैरायटी के वो आपके पास कंपोनेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाती है आपकी स्टेबल स्ट्रैटेजी फिनिश। वो समझ में आ गया होगा कंक्लूजन कैसे लिखना है। स्टेबिलिटी जो स्ट्रैटेजी है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी, आप किसी एक टाइम का वेट करेंगे, अपने आप की जो एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है ना उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके अंदर ही इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी ये कहती है। ओके, अब ये वाले पॉइंट आप पढ़ सकते हो। यस एवरीवन, ये वाला सेम एज इट इज ये सारी चीजें लिखी हुई है, बट ये थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जैसे अब हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि भाई स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है, इनके ऐसे कंपैरिजन पढ़े, सेम इस तरीके से हम अपना एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करें। और एग्जाम के अंदर ना एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो एनसॉफ जो मॉडल है वो एग्जाम के अंदर आता है, और इसको हम इस पूरे मैट्रिक्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। दूसरा यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का इंटीग्रेशन का टॉपिक, कि आप एक्सपेंशन करते हो विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो समझते हैं कि भाई एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। एक्सपेंशन देखो कहने का मतलब है जिस एरिया में अभी फिलहाल आप वर्क कर रहे हो ना, आपकी जो भी करंट बिजनेस आप कोई भी ऑपरेट कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के अंदर ना या तो प्रोडक्ट नया लेकर आ रहे हो, या मार्केट में नई एंट्री कर रहे हो, या अपना साइज बढ़ा रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ चीजें ऐड ऑन कर रहे हो, और जब चीजें ऐड ऑन होती है तो बहुत सारी चीजों के ऊपर आप लोगों का कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ सकती हूँ कि एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी रेफर टू अ स्ट्रेटेजी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंग इट्स साइज, ऑपरेशंस एंड मार्केट प्रेजेंस टू अचीव द लॉन्ग टर्म growth. Growth is essential for the every organization to survive in the highly competitive environment. Without the growth, company may lose its positions and even the disappear over the time. So ओवरऑल अगर बात की जाए तो एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आप केवल मान लीजिए मैंने कहा कि मैं दिल्ली के अंदर अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही हूँ, अब मैं चंडीगढ़ में चली जाऊँ, फिर मैं अपना यहाँ पे हरियाणा में आ जाऊँ, देन उसके बाद मैं यूपी में चली जाऊँ, देन उसके बाद महाराष्ट्र में। समझ पा रहे हैं। तो एक्सपेंशन क्या है कि आप एडवांटेज लेते हो नई नई अपॉर्चुनिटी का। मुझे लग रहा है कि मुझे उस एरिया के अंदर मेरे पास क्या है, स्टाफ इजीली हायर हो सकता है, मेरे पास प्लेस है वो इजीली मिल सकता है, मेरे पास जो भी चीजें मुझे चाहिए, तो डेफिनेटली मैं मूव ऑन करूंगी। ये स्ट्रैटेजी कौन अप्लाई अडॉप्ट करता है, जिनके पास स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो आप लोगों के पास कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, मैन है, मनी है, मशीन है, टूल है, पावर है, ठीक है, हर चीज आप लोगों के पास है। आप लोगों की जो पास्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में आपको बूस्ट करेगी, राइट, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, जब भी आप स्कूल के अंदर एज ए टीचर की तरफ पॉइंट होते हैं ना, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाता है कि कितना आप लोगों को एक्सपीरियंस है ना। तो यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है अपने आप को आगे बढ़ने में। गॉट इट। तो चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं कि क्यों हम बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। व्हाई एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी? ऑब्वियस है, हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, अबंडेंट में कोई यूज नहीं हो रहा, तो उसको यूज करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। पहली बात तो हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा मार्केट शेयर, ठीक है, अब देखो जो टाटा जी है, रिलायंस है, ठीक है, अंबानी जी हैं, अब ये केवल इंडिया में नहीं है, बाहर भी इनकी इतनी ही अप्रोच है, हर मोस्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर।
तो अपने आप को उन्होंने क्या किया, एक्सपैंड किया हुआ, नहीं किया हुआ, दैट्स इट। Organization prefer to adopt an expansion strategy. Organization choose the expansion when they aim to high growth and see the opportunity. उनको नजर आ रहा है कि भाई हमें हमारे सामने में हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही। अब मैंने कहा कि मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो डेफिनेटली मैं कॉलेज में अप्लाई कर रही हूँ ना, समझ पा रहे हैं, तो मैं वहां अपॉइंट भी हुई। तो इसी तरीके से अगर मेरी एमकॉम नहीं होती तो मैं नेट का जो फॉर्म है वो भी ना फिल कर पाती। तो मेरे पास जो इंटरनल एबिलिटी थी उसको यूज करके मैंने अपॉर्चुनिटी जो आई उसको ग्रैब किया। सेम इस तरीके से बिजनेस भी करते हैं। गॉट इट? इफ अ कंपनी इज ऑलरेडी इन द मार्केट लीडर तो वो चाहेगा कि मैं मोस्ट ऑफ एरिया के अंदर अपने आप को लीडर बनाऊं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अच्छा, किस किस तरीके से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं? 3 तरीके हैं। पहला आप लोगों का है एक्सपेंशन थ्रू देयर इज अ इंटेंसिफिकेशन, दूसरा है एनसॉफ्ट का मार्केट जिसके अंदर ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया है, और जो फोर्थ है आप लोगों का आई थिंक इंटीग्रेशन था, राइट? ठीक है, तो पहले बारे में बात करते हैं कि इंटेंसिफिकेशन क्या कहता है। इंटेंसिफिकेशन refer to a strategy where the organization grow within the existing business, product and market. In this approach, company does not enter the new industry but try to increasing its growth within the current business. मीन्स कि अपने ही बिजनेस में जो बिजनेस वो ऑपरेट कर रहा है ना उसी की ही मल्टीपल ब्रांचेस वो ओपन करना चाह रहा है। दैट मीन्स कोई अदर बिजनेस के अंदर वो अपने आप को हाथ पैर नहीं मार रहा। इट फोकस ऑन द इंप्रूविंग इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने में, एग्जिस्टिंग मार्केट बाय द इंक्रीजिंग द सेल, अट्रैक्टिंग द मोर कस्टमर एंड इंप्रूविंग द प्रोडक्ट। समझ में आया? मतलब कि वो केवल और केवल इंटरनली विद इन एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही वर्क करेगा, उसी में एक्सपेंड करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब एनसॉफ्ट का प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी कर लेते हैं। क्या कहते हैं कि एक्सपेंशन आप कर सकते हो, मार्केट में आपकी ग्रोथ हो सकती है, पर 2 तरीके से, प्रोडक्ट के बेस पे, मार्केट के बेस पे। प्रोडक्ट या तो नया हो सकता है, पुराना हो सकता है, मार्केट या तो नई हो सकती है, पुरानी हो सकती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एनसॉफ्ट का पूरा पूरा मैट्रिक बन रहा है। तो इसको समझते हैं फटाफट। तो सबसे पहले कहते हैं कि आपके पास एक तरफ क्या है, प्रोडक्ट है, और दूसरी तरफ क्या है, मार्केट है। यस एवरीवन, सबको नजर आ रहा है? यहां पर आप लोगों को मार्केट नजर आ रही है और एक तरफ क्या नजर आ रहा है, प्रोडक्ट नजर आ रहा है। अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं मेरे पुराने प्रोडक्ट के साथ ही मार्केट में, पुरानी मार्केट में ही एंटर हो रही, मतलब पुराना प्रोडक्ट है, पुरानी मार्केट है, पुरानी पुरानी चीजों को मैं लेकर चल रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्केट में अपने आप की ग्रोथ करनी है, तो मार्केट में अपने आप की मार्केट शेयर को एनहांस करना है, तो भाई प्राइस को कम कर दे। प्राइस को कम करेंगे दैट मीन्स आपके पास ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर आएंगे, तो उसे बोला जाता है बेटे मार्केट पेनिट्रेशन। क्या मतलब? आपने पूरी मार्केट को क्रैप कर लिया विद द हेल्प ऑफ द लोअरिंग द प्राइस, और आपकी सेल क्या होगी? बैक टू बैक इंक्रीज होगी। पहली बात समझ में आई? जब मैंने ये बोला कि अगर आपका प्रोडक्ट क्या है बेटे, प्रोडक्ट भी क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, और मार्केट भी कैसी है, एग्जिस्टिंग है, तो इस केस में क्या रहने वाला है कि आप क्या करने वाले, पेनिट्रेशन करने वाले। यहां पर आप क्या करने वाले हो, पूरी मार्केट में अपनी वैल्यू जनरेट करना चाह रहे हो, मार्केट शेयर एक्सपैंड करना चाह रहे हो, ग्रोथ हो रही। कहते अच्छा जी। सेकेंड पॉइंट आता है जब आप क्या कर रहे हो कि भाई अब मैंने क्या बताया, पुराना प्रोडक्ट, पुरानी मार्केट। अब मैं कहती हूं कि भाई नया प्रोडक्ट, नई मार्केट, मतलब कि सब कुछ नया नया, मतलब टोटली चीजें नवी हैं, आपने कुछ भी चीज पुरानी नहीं की, तो उसे बोलेंगे बच्चे डाइवर्सिफिकेशन। मीन्स कि आप अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, नई मार्केट में लेके जा रहे हो और नए प्रोडक्ट के साथ आ रहे हो। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए अमूल कंपनी के बारे में बात की जाए, तो पहले वो दूध के अंदर डील करता था, तो उसने क्या किया, चॉकलेट लेकर आया। ठीक है, इंडिया की मार्केट के साथ साथ उसने किसी, मान लीजिए यूएसए के अंदर भी उसने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया, तो यूएसए नई मार्केट है, चॉकलेट आपका नया प्रोडक्ट है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है, कोई एक अलग नया प्रोडक्ट को उसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो साथ साथ इनके ये भी पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि आप इंक्रीज कर रहे हो अपने सेल को, कैसे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को विद इन द एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई गेनिंग लार्ज मार्केट शेयर बाय अट्रैक्टिंग द मोर कस्टमर, अपने कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे कोका कोला अक्सर कर रहे हैं, कैसे, अब 20 रुपए में 400 ml, पेप्सी की भी यही ऐड आ रही है, 20 रुपए में 400 ml, प्राइस उतना ही है, क्वांटिटी उसकी बढ़ा दी है।
समझ पा रहे हैं, मतलब कि पर यूनिट उसकी आपके हिसाब से वो कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, नई मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, और ये एक नए बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है, जैसे कि रिलायंस ने किया था। रिलायंस इंडस्ट्री ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर क्या किया था, एंट्री किया था, और क्या किया था, जियो को वो लेकर आया। क्या पूरी मार्केट में ग्रैब किया उसने, नहीं किया? यस एवरीवन। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आए समझ में कि भाई डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है। पेनिट्रेशन में तो दोनों चीजें पुरानी है, डाइवर्सिफिकेशन में दोनों चीजें नवी है। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं कि एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया। तो यहाँ पे आ जाती है, अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी मार्केट नई है, प्रोडक्ट पुराना है। मार्केट नई का मतलब क्या कहना चाह रहे हो, प्रोडक्ट वही है, मार्केट नहीं है, मतलब मार्केट के अंदर आप चेंजेस लेकर आ रहे हो, मार्केट को आप डेवलप करना चाह रहे हो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, मार्केट डेवलपमेंट कहेंगे। जहां पर आप क्या कर रहे हो, अपने पुराने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, पर नए 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 सेगमेंट में बेच रहे हो, नए एरिया में बेच रहे हो, नई मार्केट में बेच रहे हो। गॉट इट? तो न्यू मार्केट, ओल्ड प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आपने अपने प्रोडक्ट को नया किया है बट मार्केट सेम है, तो उसे बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो याद करने का तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर प्रोडक्ट नया है, मार्केट पुरानी है, तो क्या कहेंगे, प्रोडक्ट में नया है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट हुई है, तो प्रोडक्ट क्या कहेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। कहते हैं अच्छा, अगर मैं कहूँ कि भाई मार्केट में मार्केट नहीं है, प्रोडक्ट पुराना है, तो उसे मैं क्या कहूंगी, भाई मार्केट डेवलपमेंट है। अच्छा, दोनों चीजें नहीं है, तो मतलब कि मैंने मेरा एरिया ही बिल्कुल चेंज किया, मैंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। अगर मैं कहूँ कि दोनों चीज पुरानी है, दैट मीन्स ये पेनिट्रेट हो रहा है। गॉट इट? समझ में आ गया? तो यहाँ पे यही चीजें लिखी गई है। होपफुली ये चीजें आगे होगी समझ में। तो टू द पॉइंट कंक्लूजन भी मैंने ड्रॉ किया है इस मॉडल का, क्योंकि इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन थ्रू द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि आप किसी के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहे हो, ठीक है। आप खुद नया कुछ नहीं कर रहे, आप किसी के साथ हाथ मिला रहे हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन में आ रहे हो। एक तो आप चीजें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, सब कुछ नया 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 नया। एक आप क्या कर रहे हो, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपके एफर्ट, टाइम, कॉस्ट सब कुछ कम होने वाली है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ तो करती है, बट कंबाइनिंग और द ज्वाइनिंग विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मारुति और सुजुकी, मारुति सुजुकी आई, स्विफ्ट डिजायर, दोनों पहले वैसे अलग अलग है, स्विफ्ट डिजायर के नाम से पहले कंबाइन में गाड़ी आती थी। तो क्या कर रहे हैं यहां पर आप एक्सपेंड कर रहे हो, कैसे, मर्ज करके या फिर किसी चीज को एक्वायर करके। मर्ज और एक्वायर क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप में है, ठीक है। जिससे क्या होने वाला है, आप लोगों की फास्ट ग्रोथ होने वाली है, आप कंपटीशन को रिड्यूस करेंगे। अब देखो दो कंपनी, देखो मारुति और सुजुकी, ठीक है, हीरो और होंडा, ठीक है, और रिलायंस, वीडियोकॉन और आइडिया। समझ पा रहे हैं, ये सारी की सारी कंपनी आपस में मर्ज हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? अब यहाँ पर देखो, एक तो अलग अलग कंपटीशन करे, मारुति अलग करे, सुजुकी अलग करे, ठीक है, वीडियोकॉन अलग करे, और वोडाफोन, सॉरी वीडियोकॉन नहीं, वोडाफोन, वोडाफोन और आइडिया, ठीक है, और स्विफ्ट और डिजायर। एक तो ये अलग अलग एक दूसरे को टक्कर देती रहे, अरे कि आपस में मिल जाएंगी, तो कंपटीशन उन्होंने अपने छोटा सा लेवल पे कम किया, नहीं किया? तो यहाँ पे यही। तो इंटीग्रेशन आपकी जनरली मर्जर और कंसोलिडेशन होता है। मर्जर का मतलब मैं आप भी बता देती हूँ, आगे भी आएगा वैसे ये, जब ए कंपनी बी कंपनी दोनों कंबाइन हो जाती है, कोई सी कंपनी बना रही है, ठीक है, मतलब कि जो ओल्ड कंपनी है इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, ठीक है। एक्वाजिशन का मतलब क्या है, कि जब एक कंपनी स्ट्रोंग है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक कंपनी क्या है, स्ट्रोंग है, एबीसी लिमिटेड क्या है, थोड़ा स्ट्रोंग है, उसने क्या किया, XYZ लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, मींस की बाय कर लिया, इसकी सारी की सारी होल्डिंग अपने होल्ड में कर ली, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा जी। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है ना बच्चे, वो आपके दो तरीके का होता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है, एक हॉरिजेंटल होता है। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान सा है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप ये कुछ ऐसा है, वर्टिकल होता है ऐसे खड़ा, और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे ऐसे सॉरी लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसे खड़ा। इंटीग्रेशन का क्या है, कि आप मान लीजिए इस लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आप क्या करते हो, जस्ट ओनली प्रोडक्शन करते हो, मीन्स कि आपके पास कोई रॉ मटेरियल होता है, और उस रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, कुकीज बनाने का, आपके पास आपकी कंपनी कुकीज बनाने की, ठीक है।
अब कुकीज बनाने के लिए आप लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए, आपको आटा चाहिए, मैदा चाहिए, जो भी फ्लोर होता है वो, ठीक है, वो चाहिए आप लोगों को, शुगर चाहिए, बटर चाहिए, एग अगर आप यूज करें वो भी चाहिए, ठीक है। आप और क्या चाहिए होता है, बेकिंग पाउडर चाहिए होता है, ठीक है, वेनिला अगर फ्लेवर में ऐड ऑन करना है, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि आप अपने कुकीज में ऐड ऑन करते हैं। तो ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये आपका सप्लायर कर रहा है, ठीक है। और ये कभी आता, कभी देता है, कभी नहीं देता, कभी ऐसा कुछ हो जाता रहता है, ठीक है। अब नजर आ रहा है, अब नजर आ रहा है, समझ में आ गया। तो आप अपने सप्लायर के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट हो, ये देगा, फिर बनाओगे आप, और फिर यहाँ पे आपके पास फिनिश गुड्स प्रिपेयर होके बिल्कुल रेडी है, आप लोगों को जस्ट अपने कस्टमर को देना है। अब कस्टमर को देने के लिए भी आपको क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। कौन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपने क्या, आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर करने के लिए आपके कस्टमर खड़े हैं, तो आप लोगों को ये चाहिए। तो आपने क्या किया, आप ये वाली कंपनी, ये वाली कंपनी और ये वाली डिस्ट्रीब्यूटर वाली कंपनी, इन तीनों ने अपना हैंडशेक कर लिया, दैट मीन्स तीनों ने अपने हाथ मिला लिया कि सिंपली स्मूथली हम क्या कर सके, अपने वर्क को परफॉर्म कर सके। अब हम किसी, अगर मान लीजिए ये सप्लायर क्या नहीं करता था, सामान नहीं प्रोवाइड करता था, तो ये दूसरे के पास जाता था और सामान ले लेता था यहां से। बट अब क्या होगा कि अब किसी को किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, अब पूरी सप्लाई इन्हीं के कंट्रोल में है। तो ये होता है बेटे वर्टिकल, ठीक है, जहां पर कंपनी एक्सपेंड करती है, कंट्रोलिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने इनपुट्स को कंट्रोल कर लेते हो, जहां से इनपुट आ रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल, और आउटपुट को कंट्रोल कर लेते हो कि जहां से मेरा सामान जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। तो दैट मीन्स आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखो, इसे बोलेंगे बच्चे, इसे बोलेंगे बच्चे आप लोग बैकवर्ड, कि जिस पोजीशन पे आप खड़े उससे आपको पीछे से सामान नहीं आ रहा था, तो आपने इसको अपने साथ मिला लिया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब जो सामान बना है उसको आगे सप्लाई करना था, तो ये हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। गॉट इट, यस एवरीवन। हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होते हैं ना, लेवल नंबर 1 2 3, सेम इस तरीके की, सेम तरीके के बिजनेस के अंदर, ठीक है, सेम मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हो, उसके अंदर 3 लेवल है, तो सेम इस तरीके की अदर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें भी 3 लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, अब ये कह रहे हैं कि इस वाले डिपार्टमेंट का और इस वाले डिपार्टमेंट का, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ऐसा कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा, यहाँ पे सेम लेवल पे हो रहा है। गॉट इट, समझ में आया। तो पढ़ो, horizontal integration refer to a strategy where a company expand by the acquiring or merging with the competitor in the same line of industry। अब जिसके साथ आपने हैंड शेक किया है, क्या वो आपका कॉम्पिटिटर है या नहीं है, बताओ, दैट्स इट। इनका मेन मोटिव क्या होता है, मार्केट शेयर अपना इंक्रीज करना। अब ये दोनों के दोनों पार्टी हैंडशेक कर लिया इन्होंने, क्या ये मार्केट में इनकी मोनोपोली होगी या नहीं होगी, क्या अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, तो इसका बस ये डिसएडवांटेज है मोनोपोली होने का। समझ में आया। तो इनके बीच में डिफरेंस भी मैंने दे दिया, वर्टिकल इंटीग्रेशन और आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कैसे क्या होगा। ओके, चलो तो जी, अब यहां पर 2 तरीके की स्ट्रैटेजी होगी है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी होगी है और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी हमने कवर कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप मार्केट के अंदर नवे नवे एरिया के अंदर जा रहे हो, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट, आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो हो ही हो, पर आप मान लीजिए जो बिजनेस है आप कर रहे हो, पर आप उसके साथ कुछ और के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने किसी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पूरे 10 लाख यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये कंपनी बैक टू बैक इस वॉर के कारण क्या हो रहा है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होती जा रही है। क्या आपके पैसा पूरा का पूरा पैसा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, नहीं जा रही। यस एवरीवन। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि सारे के सारे 10 लाख को ना एक जगह नहीं, आप अलग अलग एरिया में करो। इनकेस इसका रेट घट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सेफ है ना भाई। समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे?
तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली रिस्क को कम करने के लिए की जाती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन रेफर टू अ स्ट्रेटेजी वेयर द organization enter into the new line of the business or the industry different from the existing business। अपने जो बिजनेस चल रहा है ना उसके या तो उसमें से ही किसी और के अंदर एंटर कर सकते हैं या फिर उससे अलावा किसी और फैक्टर में एंटर कर सकते हैं। When the industry become the mature and the growth opportunity are limited, ये स्ट्रैटेजी कब यूज की जाती है, जब आपके पास फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही और आप मैच्योर हो चुके हो, दैट मीन्स आप बिल्कुल सैचुरिटी लेवल पे पहुंच चुके हो। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ग्रो द फ्यूचर यूजिंग ओनली द एक्सपेंशन और द इंटीग्रेशन से आप अपना एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो और अपने रिस्क को कम कर सकते हो कि भाई मैच्योरिटी आई तो डेफिनेटली डिक्लाइन तो आएगा ही नहीं आएगा, ये वाली सिचुएशन आएगी नहीं आएगी। तो इससे बचने के लिए आपको बोला गया है कि आप अलग अलग एरिया में एक्सपेंड कर दो, जैसे रिलायंस ने किया था। रिलायंस केवल उसमें नहीं है, ऑयल सेक्टर में नहीं है, एनर्जी सेक्टर में नहीं है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि अब फिलहाल जियो जो कॉन्सेप्ट लेकर आया था वो रिलायंस ही तो लेकर आया था। समझ पा रहे नहीं पा रहे? तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब कि अलग अलग फील्ड के अंदर क्या कर रहे हो आप, अपने पांव को फैला रहे हो। टाइप डिस्कस करते हैं कैसे कितने तरीके की होते हैं, अक्सर इसी 3 तरीके की होती हैं। यस 3 तरीके की होते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहला कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हो ना उसी में आप क्या कर रहे हो, रिलेटेड बिजनेस में ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मैंने गारमेंट्स का बिजनेस है और गारमेंट्स के बिजनेस के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। पहले मैंने क्या किया था, केवल मैं बच्चों के प्रोडक्ट के अंदर ही मैं डील कर रही थी। मैंने क्या किया, मेल और फीमेल दोनों के प्रोडक्ट को, जितने भी गारमेंट्स की वैरायटी होती है मैंने उनको भी ऐड ऑन कर दिया। है गारमेंट्स ही, पर डिफरेंस क्या रहा कि एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से मैंने प्रोडक्ट उसमें ऐड ऑन किया। तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इसे ही कहते हैं। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन रेफर टू अ स्ट्रेटजी वेयर द बिजनेस, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन एंटर, अरे कहां गया, where the organization enter a new business that is related to the existing business in the term of the technology, product, market and operations। अगर देखो मैंने पिछले जितने भी मेरे पास एक्सपीरियंस था, मान लीजिए मेरे को गारमेंट्स की प्रॉपर नॉलेज हो गई कि इस मार्केट से कितना प्रोडक्ट प्राइस में क्या सामान आने वाला है, कितने लोट खरीदने चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कोई सीजन है या कोई इवेंट है, तो मेरी जो जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, वो क्या मुझे बूस्ट करेगा नेक्स्ट स्टेप को लेने के लिए। यस एवरीवन, जैसे मैं आप लोगों को कहूं कि अगर मैं कहूं कि तुम लोगों का मैथ अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर सकते हो और साइंस से बहुत डर लगता है और थ्योरी इतनी पढ़ी नहीं जाती, तो तुम लोग कौन सी स्ट्रीम को ये कहोगे कि भाई ये मेरे लिए स्ट्रीम ठीक है 10th के बाद, तो कॉमर्स ही बचेगा ना। इतनी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, अकाउंट्स का, मैथ का, ये कैलकुलेशन है, राइट। In this strategy, the new business has the some connection with the existing ones। आपके जो previous जो business है ना उसके साथ आपका कोई ना कोई connection होता है, राइट। ये कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस जो कनेक्शन है, पास्ट एक्सपीरियंस है, ये कहीं ना कहीं आपको एनर्जी दे रहा है। कहते हैं ना 2 + 2 वैसे कितना होते हैं, 4 होते हैं, है ना, पर 2 + 2 आपके लिए क्या बनेंगे, 5 बनेंगे, क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज है कि आपको मैथ की कैलकुलेशन बहुत अच्छी आती है। तो ये सिनर्जी, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बेटे सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। कंबाइन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल पार्ट। अगर आप अकेले करेंगे तो इतना बेनिफिट नहीं दे रहा, बट आप क्या कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ ही अदर बिजनेस को जो आपसे रिलेटेड बिजनेस है जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आएगा, रिस्क को कम कर सकते हैं। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। भाई मेरा गारमेंट का बिजनेस है, ठीक है, मैंने शूज को उसमें ऐड ऑन कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने कॉस्मेटिक की जो आइटम्स होती है उनको मैंने ऐड ऑन कर दिया, मैंने जो कार की जो कंपनी है उनके साथ डीलिंग करना स्टार्ट कर दिया। भाई मतलब टोटली डिफरेंट, ये कुछ है और आप कुछ है, समझ में आया, मतलब एक दूसरे से विपरीत बिल्कुल। एंटर द कंप्लीटली, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एंटर कर रही है कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस दैट हैव द नो कनेक्शन विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। आपका अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई भी कनेक्शंस नहीं है। जैसे आईटीसी लिमिटेड कंपनी करती है, जैसे उनकी उनके उनकी होटल्स के अंदर भी डीलिंग है, सिगरेट्स के अंदर भी डीलिंग है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी डीलिंग है, और एग्रीकल्चर में भी, सभी अपने अलग अलग सेक्टर हैं। अलग अलग सेक्टर ने क्या किया है, मैं आप इन्वेस्टमेंट करें जिसे हम कॉन्ग्लोमरेट डिस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, सॉरी डिस इन्वेस्टमेंट नहीं, डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। गॉट इट।
अच्छा, सिनर्जी का मतलब क्या है? सिनर्जी यही होती है जब आपके पास कोई चीज मतलब बहुत ज्यादा यूनिक है, स्किल है आपके पास, उसका यूज करके आप क्या करते हो? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो। दैट्स इट, दिस इज अ मेन पॉइंट, जो कि 2+2 5 बनने वाला कॉन्सेप्ट है। रीजन क्या है हम डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? वाई रीजन, सबसे पहले आप किसी चीज में एबल होते हैं, इकोनॉमिक ऑफ द स्केल का आपके पास ऑप्शन होता है, मीन्स कि आपके पास अबंडेंट में रिसोर्सेज है, आप उनका बेहतर यूज कर सकते हो। आपके पास अपनी खुद की जमीन है तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, तो फैक्ट्री वहीं सेटअप कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आप दिल्ली में, चंडीगढ़ में आपकी खुद की अपनी जमीन है, ठीक है, वहां पे आपके लेबर है, नॉन के पर्सन है, आप वाइडन मार्केट बेस चाहते हो, मार्केट पावर आप लोगों की सबसे ज्यादा है, तो आप इजिली एक्सपेंड कर सकते हो। प्रॉफिट की अंदर जो बिजनेस आप अभी फिलहाल कर रहे हो ना, वो प्रॉफिट आपका बिल्कुल अच्छा दे के जा रहा है, तो नेक्स्ट बिजनेस की ओर मूव ऑन करोगे नहीं करोगे? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, ठीक है, काउंटर कॉम्पिटेंट जो थ्रेट है उसको कम करना चाह रहे हो, मींस कि सामने वाला कोई बिजनेस नया ऑपरेट करे तो उससे पहले आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट करने के लिए जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन, राइट? समझ में आ रहा है? अच्छा, अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव रूट्स क्या है डाइवर्सिफिकेशन के? कोई और तरीका है कि हाँ डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि हम अपने ही बिजनेस को, बिल्कुल जो बिजनेस हम कर रहे थे उसके अलावा कोई स्क्रैच से कोई चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं? यस एवरीवन, कोई अल्टरनेटिव है? यस, आपके पास 5 से 6 अल्टरनेटिव है, मतलब कि डिफरेंट मेथड थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन एंटर द न्यू बिजनेस और इंडस्ट्री। और आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर एक बिजनेस में हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि चूज हाउ टू डू इट एंड इंस्टेड ऑफ द बिल्डिंग द एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, आपको हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता था। यस या नो? बट अब क्या है, आप ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके साथ हैंडशेक कर रहे हो, जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। तो इससे क्या होने वाला है, आपका टाइम, आपका रिस्क, आपकी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, उनका बेहतर यूज हो सकता है। यस एवरीवन, ठीक है। अच्छा, मर्जर एंड एक्विजिशन, इनके अंदर टाइप्स बोले गई हैं। अल्टरनेटिव कौन कौन से? ये टाइप्स है, मर्जर है, एक्विजिशन है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, और जॉइंट वेंचर है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, और आपकी स्ट्रेटेजिक अलायंस है। समझते हैं, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले मर्जर के बारे में। मर्जर क्या होता है? मर्जर होता है कि जब एक एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री, मतलब कि सॉरी इंडस्ट्री नहीं, एक कंपनी दूसरी कंपनी एक दूसरे को अंदर मिक्स हो जाती है और कोई नई एक सिंगल सिंगल फॉर्म बन जाती है। अपनी एग्जिस्टिंग जो ये पुरानी जो उनकी जो ये पुरानी आइडेंटिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, राइट? तो समझ पा रहे हैं? तो मर्जर इसे कहेंगे, एक नई बिजनेस यूनिट बनेगी। एक्विजिशन में क्या होता है बच्चे कि आप ए हैं और ये बी है, ए ने क्या किया, बी को बाय कर लिया, दैट मीन्स इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, ये बी है और ये यहां पर होगी ए, ये होता है एक्विजिशन। तुम पढ़ो इसको। मर्जर इज अ प्रोसेस वेयर द टू और मोर कंपनी कंबाइंड टू form a single organization. In a merger, company join together and operate in a one entity. एक एंटिटी बन जाती है और दोनों कंपनी एग्री होती है कि हाँ हम दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं, अपने रिसोर्सेज, अपने मैन पावर, अपने जो मैनेजमेंट है, जो भी जिस भी प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे थे, जो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, वो करेंगे। फायदा क्या होगा? इन सबसे कंपटीशन कम होने वाला है, आप मार्केट में ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे वोडाफोन और आइडिया, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन इंडिया एंड द आइडिया सेलुलर ने कॉम्बिनेशन में किया था और ये मर्ज हो गया था वीआई के नाम से, अब जो सिम आती है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है एक्विजिशन, जब वन कंपनी परचेज कर लेती है दूसरी कंपनी को और उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है, तो एक कंपनी क्या हो जाती है, उस पर्टिकुलर कंपनी की ऑनर हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्विजिशन कहेंगे। और हाँ, अगर ये बिना बताए हो, ठीक है, अगर ये एक्विजिशन जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, जो वीक कंपनी होती है, इसको बाय कर लेती है, अगर ये बिना बताए होता है तो इसे बिना बताए वाले टेक ओवर को हम हॉस्टाइल टेक ओवर कहा जाता है, ठीक है। और जो टारगेट कंपनी है अपने आप को मे रेसिस्ट दिस टेक ओवर विच इज कॉल्ड द हॉस्टाइल टेक ओवर, अपने आप को बचाने की भी कोशिश करेगी, बट मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, हम बता कर क्या करते हैं, टेक ओवर करते हैं। जैसे कि टाटा मोटर ने जगबार लैंड रोवर को टेक ओवर किया था, ठीक है। स्ट्रेटेजिक
आपकी पार्टनरिंग का मतलब क्या होता है, जो पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है ना, मतलब कि दो कंपनी मिलेगी, दोनों का मेन एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सारे के सारे पार्टनर वर्क करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज द नॉर्मल। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है कि दो कंपनियां आएगी मार्केट में, एक नई कंपनी बनाएगी, बट इनका मोटिव क्या है कि एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही ये बनती है। मतलब कि जो नवी कंपनी बनी है वो नवी कंपनी आपकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पर्पस खत्म कंपनी खत्म, दैट्स इट। ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या कर रहे हैं कि आप लंबे टाइम के लिए अपने बिजनेस के अंदर एंटर हो रहे हैं। A long-term contract is the agreement where the two companies work together for the specific business purpose। बिजनेस पर्पस होता है लंबे टाइम के लिए, जब वो पर्पस खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी। जॉइंट में थोड़ा छोटे टाइम का होता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या कहते हैं कि यहां पर किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं होता, जस्ट एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। विदाउट द मर्जिंग हम एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। where the company share the resources, technology, capabilities, achieve the common goal while the remaining separate identity। दोनों अलग अलग अपना अपना काम कर रही है, पर एक ऑब्जेक्टिव है, उनके लिए अपने अपने एफर्ट्स पुट कर रही है, कोई उसके लिए स्पेशल आइडेंटिटी एंटिटी क्रिएट नहीं की गई है। ओके, समझ में आ गया। मीन्स की डाइवर्सिफिकेशन के अलावा हमारे पास ये सारे के सारे अल्टरनेटिव। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि बात करता है रिट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी। क्या आप सभी को ये सारे के सारे पॉइंट आ गए समझ में? यस एवरीवन, ये सारे के सारे पॉइंट जो कि मैंने बताया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन, अल्टरनेटिव से क्वेश्चंस आते हैं। टाइप ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या है, नेचर, ये सारे के सारे पॉइंट आ गए। अब अपने हम लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि बात करता है रिट्रीचमेंट। रिट्रीचमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हो जहां पर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जहां पर आपका मैक्स टू मैक्स लॉस होने जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। तो क्या होगा? तो आपके सिंपल सी बात है, आप मार्केट में वीक होते जा रहे हैं, तो वीक की सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? उसके लिए स्ट्रैटेजी है रिट्रीचमेंट। दैट मीन्स या तो आप मार्केट से जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, या तो उस प्रॉब्लम को कम कर ले, या फिर आप मार्केट से आउट हो जाए। रिट्रीचमेंट करना, राइट। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बना रही है। जितनी भी आप अपनी प्रॉब्लम्स है ना, उसको ओवरकम करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्योंकि कंपनी किस सिचुएशन में है? प्रॉफिट नहीं कमा रही, लॉसेज हो रही है, परफॉर्मेंस उसकी खराब होती जा रही है। तो यहां पर स्ट्रैटेजी आई है रिपेयर स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो हमारे बिजनेस के अंदर जिस भी एरिया में कमी है ना, उस एरिया को आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप मल्टीपल बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, और मल्टीपल बिजनेस में फॉर एग्जांपल ये वाला बिजनेस आपको लॉस देके जा रहा है, तो केवल इसको बंद कर दो, बाकी रन करो, दैट्स इट। समझ पा रहे? मतलब आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो बाकी के बिजनेस भी डूब जाएंगे, राइट। तो की एक्शंस क्या है रिट्रीचमेंट के लिए? या तो आप कॉस्ट को कट कर दो, या फिर आप अपना रीस्ट्रक्चर कर दो। कॉस्ट को कट करना मींस कि आप अपने जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो खर्चे करते थे ना कंपनी, उनको आप कंट्रोल करो। क्या क्या थे? जैसे कि वर्कफोर्स पे जितनी अगर रिक्वायरमेंट है लेबर, तो उतनी ही अपॉइंट करो, उससे ज़्यादा ना करो। जितनी टाइम तक आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, तब तक अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंज्यूम करो, अदरवाइज उसको ऑफ करो। ठीक है, वाटर का जो खर्चा होता है वो करो। ठीक है, मशीन जब तक ऑपरेट हो रही है उसको ही उस टाइम तक उसको ऑपरेट रहने दो, अगर वो खाली चल रही है तो प्लीज़ उसको ऑफ किया जाए। मतलब काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं। मेनली स्टाफ के ऊपर चीज़ें इनको नज़र आती है कि स्टाफ को खत्म कर दो, जैसे कोविड-19 में हुआ था। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि आप पूरे के पूरे बिजनेस को दोबारा से डिजाइन करो। स्ट्रैटेजी, स्टाफ, मेंबर, पॉलिसी, मेथड, सब कुछ आप दोबारा से रिपेयर, राइट। तो रिट्रीचमेंट स्ट्रैटेजी के अल्टरनेटिव क्या है, इनको बाद में करेंगे। पहले हम इसके टाइप पढ़ते हैं। टाइप ऑफ द रिट्रीचमेंट स्ट्रैटेजी के टाइप्स क्या है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एफर्ट होता है मेड टू रिवर्स और डिक्लाइन द परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन बैक टू द प्रॉफिटेबिलिटी।
टर्न अराउंड मीन्स कि जिस सिचुएशन पे अभी आप हो ना, जिस सिचुएशन से तुमने स्टार्ट किया था उस टाइम तुम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अब है कि लॉस होते जा रहे हैं, कि आप इस लॉस से वापस इस पोजीशन की ओर मूव ऑन करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को वापस प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन में लेकर आएंगे। टर्न अराउंड डिपेंड ऑन द करेक्टली आइडेंटिफाई द काज, कि रीजन क्या है कि हम इस लेवल तक पहुंच गए, भाई हमारा लॉस ही लॉस होता जा रहा है, क्यों कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं कर रहे। काज ढूंढो, काज ढूंढने के बाद हमें उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक रीजन फाइंड आउट करना ठीक, इतना ठीक है, पर जब तक उसके ऊपर स्टेप नहीं लिया जाएगा, इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक हम इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट सर्वाइवल स्टेज क्या है? When the company has been performing the poorly for the time, it involves the two stages. पहला स्टेज होता है जब कंपनी फोकस करता है स्टॉपिंग द लॉस थ्रू द कॉस्ट कटिंग, एंड सेकंड स्टेज क्या होता है जब कंपनी फोकस करती है उन ग्रोथ व्हेन द न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट में अपने आप को एक्सपेंड करना है, या तो कॉस्ट को कट कर दे या फिर नई मार्केट में नया प्रोडक्ट, जो कि हमने एनसॉफ्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि आप जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो ना, आप उसी में सर्वाइव करो, तो धीरे धीरे करके चीजों को इंप्रूव करो। ठीक है, जिससे कि आप पहले अपने एग्जिस्टिंग लॉस को कवर करेंगे, फिर अपनी जो खर्चे पानी है उसको कवर करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस है उनको कवर करेंगे, देन फिर आप प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। एक्शन टेकन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन वेज ऑफ द फेलियर एंड वांट टू कंटिन्यू द ऑपरेशंस। आप बंद नहीं करना चाह रहे, आप ये चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है बिजनेस बंद होने की कगार पे है, बट मैं इसको दोबारा से ऑपरेट करना चाहता हूँ। इट मे बी सेल द पार्ट ऑफ द बिजनेस, ऐसा हो सकता है कि भाई कोई ऐसा बिजनेस देख ले कि किस बिजनेस का मुझे लॉस हो रहा है, किस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से लॉस हो रहा है, उस एक्टिविटी को ना करें। आप कोई पर्टिकुलर एरिया आपके बिजनेस का सेट कर सकते हो, तो उसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर आप कोई सेपरेट यूनिट क्रिएट कर दो तो उसे बोला जाता है स्पिन ऑफ, या फिर मैं कहूँ कि आप दोबारा से रीडिजाइन कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उसे रीस्ट्रक्चर बोला जाता है। तो तीनों तरीके, ये 4-5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो इसके अंदर ये पॉइंट है ना 3 स्ट्रैटेजी और मैंने आपको बताई है, उनको आपको एक्सप्लेन करना। लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये आखिरी ऑप्शन होता है हर एक पर्सन के पास, कि भाई कॉस्ट को कंट्रोल करने से काम नहीं चल रहा। ठीक है, नया प्रोडक्ट में, नई मार्केट में एंटर, नए प्रोडक्ट के साथ एंटर करने में मेरे से कोई फायदा नहीं हो रहा, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पे मैंने अप्लाई कर ली, लास्ट ऑप्शन है भाई बिजनेस को बंद करो। बंद करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी आप लोगों के पास एसेट्स है ना बेटे, जितनी भी आप लोगों के पास एसेट्स हैं, उन एसेट्स को हम क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे। ठीक है, उन एसेट्स को सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने से क्या आएगा? आप लोगों के पास पैसा आएगा, और उस पैसे का यूज क्या होने वाला है? अपने जितने भी डेट बनते थे उन डेट्स को आप क्या करेंगे? पे ऑफ करेंगे। राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है? ये सारी की सारी प्रोसेस होती है लिक्विडेशन में। कंप्लीटली क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एंड सेल इट्स एसेट्स, और एसेट्स को सेल करने के बाद क्या होने वाला है? पैसा आएगा, पे करेंगे डेट को। कंक्लूजन की बात की जाए तो टर्न अराउंड क्या होता है कि आप रिकवर कर रहे हो बिजनेस को। ठीक है, सर्वाइवल का मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज के अंदर स्टेप उठा रहे हो। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हो। गॉट इट? आई होप ये जो मैंने आपको बताया था ना टाइप ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये मैं आपको एट द एंड में बताऊंगी कि हमने किया क्या इसमें हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या स्टेबिलिटी के अंदर डिटेल में डिस्कस किया, एक्सपेंशन को डिस्कस किया, इसके 3 पॉइंट थे। एनसॉफ्ट मॉडल इसके अंदर इंपॉर्टेंट था, इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट था। डिसइन्वेस्टमेंट क्या मतलब क्या होता है? रिट्रीचमेंट, कि आप अपनी चीजों को सेल ऑफ कर रहे हैं, अपने पास वापस लेकर आ रहे हैं। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10 लाख का, कहीं आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको वापिस से अपने पास पैसे को लेकर आ सकते हो। सिक्योरिटी यही होती है ना। या फिर कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, ये नहीं हुई है तो बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मोर देन द वन स्ट्रैटेजी को आप यूज कर रहे हो एक सेम टाइम के अंदर। लार्ज कंपनी अक्सर इस चीज को यूज करती है क्योंकि वो मल्टीपल बिजनेस ऑपरेट करने, तो बिजनेस एज पर द बिजनेस नेचर वैसे ही बिजनेस स्ट्रैटेजी होने वाली है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो एग्जाम के अंदर कैसे आए हुए हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या है, कंडीशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम
अपनी रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या है, एडवांटेज क्या है। अगर आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहे तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फिर दोबारा से पूछी गई है, एडवांटेज पूछे गई है, रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी पूछी गई है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। होपफुली ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पीडीएफ में भी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं, यूनिट नंबर 10 में।